नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। देश में 7 बाई इलेक्शन हुए, उसके चुनाव रिजल्ट आ गए और अगले 2 बाई इलेक्शन के चुनाव की डेट भी आ गई। इन सबके पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मैं 1 मिनट का एक चर्चा कर लूं और उस पर आप भी सोचिए कि ये कितना उचित कितना अनुचित है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोलन की एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि आप एमएलए का चेहरा और वो सब भूल जाइए। आप जब वोट दे रहे हैं तो कमल का सिर्फ निशान देखिए। कमल को वोट का मतलब मोदी जी को वोट, और अगर आप कमल का वोट दे रहे हैं तो मुझे ताकत दे रहे हैं और डबल इंजन की सरकार बन रही है। और याद रखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए हैं। आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा वो सीधा मोदी के खाते में आशीर्वाद के रूप में आएगा। जब मोदी जी ये कहते हैं कि आप उस एमएलए के चेहरे को भूल जाइए, एमएलए को मत याद रखिए और सिर्फ डायरेक्ट मुझे वोट दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा संविधान के जो भी निर्माता थे, उन्होंने जिस भी ढंग से सोचा था और हमने भी जिस ढंग से समझा है संविधान को कि एक जनप्रतिनिधि होगा, वो जनप्रतिनिधि अपना चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चुनेगा। अगर एमपी है तो प्राइम मिनिस्टर, एमएलए है तो चीफ मिनिस्टर चुनेगा। जनता डायरेक्ट कहीं कुछ नहीं चुन रही थी, लेकिन इसको धीरे धीरे इतना व्यक्तिवादी कर दिया गया है, इतना एक व्यक्ति के ऊपर है कि अब आपका सीएम कैंडिडेट कौन है, आपका पीएम कैंडिडेट कौन है। मूल रूप से बाई नेचर ये बात ही असंवैधानिक है जब आप ये कहिए कि आपका सीएम कैंडिडेट और पीएम कैंडिडेट कौन है। और ऊपर से अगर कोई ये कह रहा है कि आप अपने एमएलए का चेहरा मत देखिए, उसका नाम भी मत समझिए, आप सिर्फ कमल चुनाव चिन्ह, ये भी मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ी असंवैधानिक बात है। क्योंकि जो मेरा जनप्रतिनिधि है वो जवाबदेह होता है अपने काम के प्रति, क्योंकि यही व्यवस्था है, वो उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए वो जवाबदेह है। और इस व्यवस्था को अगर हटाने की बात हो रही है कि एक आदमी को ही वोट दीजिए, फिर तो एक तरह से नॉमिनेशन हो रहा है। फिर आप कैंडिडेट में का अगर चेहरा भी नहीं देख रहे हैं, नाम भी नहीं जान रहे हैं, तो एक तरह से जो जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं वो किसी को नॉमिनेट कर दे रहा है, वो अब आपका इलेक्शन नहीं है। खैर, ये बात मैंने इसलिए कही कि आप भी इस पर सोचिएगा कि ये बात कितनी संवैधानिक है। अब बात हम लोग कर लें बाई इलेक्शंस की। 7 बाई इलेक्शन हुए 6 राज्यों में, बिहार में 2 और बाकी जगह 1-1। और जैसा पेपर कह रहे हैं कि बीजेपी की भव्य जीत हुई है, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री, और बिल्कुल धूल चटा दी ऑपोजिशन को, तो वो जरा हम लोग समझ लें कि कितनी धूल चटाई। हरियाणा में चुनाव हुआ आदमपुर सीट पे। आदमपुर सीट पे सितंबर महीने में भजन लाल के लड़के कुलदीप बिश्नोई, जो उनके पॉलिटिकल वारिस हैं, उनकी राजनीतिक वारिस हैं, उनके बड़े लड़के तो जो वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, एक शादी की, उनकी काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई साहब कांग्रेस के एमएलए थे। सितंबर में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दिया, और अब उनका लड़का जो था भव्य बिश्नोई, वो बीजेपी के टिकट पे वहां से चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि भव्य बिश्नोई ने भव्य जीत दर्ज की, और हुड्डा साहब जो पुराने मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के, इन लोगों की कुछ चली नहीं, और ये उनके जो कैंडिडेट जयप्रकाश थे वो बिल्कुल हार गए। मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो आदमपुर सीट है, ये भजन लाल के घर की सीट है। 1968 से 2022 तक यहाँ पे 16 इलेक्शन हुए हैं। बाई इलेक्शंस को मिला के टोटल 16 इलेक्शन हुए हैं, सब उनके परिवार ने जीती है। वो पार्टी किसी में भी रहे हों, लेकिन सब उनके परिवार ने जीती है। तो मेरे हिसाब से ये कोई बीजेपी की जीत नहीं, ये सीधे ये भजन लाल की अपनी सीट है। वो चाहे बीजेपी में रहें, वो चाहे कांग्रेस में रहें, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी में रहें, वो चाहे आम आदमी पार्टी में रहें, वो चाहे आरजेडी में रहें, वो चाहे कहीं रहें, वो जीत उनकी है। तो इसको बीजेपी के जीत के रूप में मैं कम से कम नहीं देख रहा हूँ। दूसरी सीट है उड़ीसा की। उड़ीसा में के धामनगर जगह है, वहाँ पे बीजेपी के विधायक विष्णु चंद्र सेठी की मृत्यु होती है, और उसके बाद उनके लड़के सूर्यवंशी सूरज जी को बीजेपी का टिकट मिलता है और वही वहां से चुनाव लड़े हैं। चुनाव अगर आप देखिए तो वो जो जीते हैं चुनाव, वो 9,881 वोट से, 9,881 वोट से जीते हैं, और उन्होंने बीजेडी के अवंती दास को हराया है।
जो बीजेडी के लिए जो इस तरह से पेपर कह रहा है कि बीजेडी 2009 में जब उसने अपने रास्ते बीजेपी से अलग कर लिए थे, एनडीए से बाहर निकल आई थी, उसके बाद कोई भी जो बाईपोल हुआ है उसमें पहली बार बीजेडी, बीजू जनता दल, कोई चुनाव हारी है उड़ीसा में। लेकिन एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक पुराने विधायक जो थे बीजेडी के, जिनको जो टिकट मांग रहे थे और उनको टिकट नहीं मिला, राजेंद्र दास जी, वो उन्होंने विद्रोह करके इलेक्शन लड़ा और उनको 8,153 वोट मिले, 8,153 वोट्स, और मार्जिन ऑफ जो विन थी वो 9,881 थी। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं सीधे बीजेडी को डैमेज जरूर किया था, और ये बीजेपी की सिटिंग सीट थी, तो इसको ये कहना कि ये उन्होंने जीती, मेरे हिसाब से नहीं, तो बीजेपी की ही सिटिंग सीट थी। तीसरी सीट यूपी की गोला गोकरणनाथ है। यूपी में गोला गोकरणनाथ जो सीट है उसमें बीजेपी के एमएलए अरविंद गिरी साहब थे, उनकी मृत्यु होती है और उनके लड़के अमन गिरी को ही बीजेपी टिकट देती है और वो वहां से जीत जाते हैं। हालांकि एक आपकी सूचना के लिए बता दूं, अरविंद गिरी साहब जब 2022 का अभी एक 6 या 8 महीने पहले जब इलेक्शन होता है तो उनको 1,26,534 वोट मिलते हैं, 1,26,534। अमन गिरी जी को इस इलेक्शन में 1,24,810, अपने पिताजी से 1,500-2 हज़ार वोट कम मिलते हैं, जबकि वो नेचुरली जब कोई पिता के उस पर है तो थोड़ा उसके साथ लोगों का जनमानस का एक ये रहता, उनका लड़का था, एक सिंपैथी जो लोग कहते हैं उस तरह की बातें रहती हैं। खैर, बीजेपी की सीट थी, बीजेपी के पास रही। चौथी सीट बीजेपी ने जीती है गोपालगंज, बिहार में। यहां पे बीजेपी के एमएलए सुभाष सिंह साहब थे, सुभाष सिंह साहब की मृत्यु हो जाती है, उनकी वाइफ बीजेपी की कैंडिडेट हैं और यहां पे वो जीत गई हैं कम मार्जिन से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सुभाष सिंह साहब हैं ये 2005 से 4-5 बार ऑलरेडी बीजेपी के टिकट पे वहां से एमएलए, तो बीजेपी के पास सेफ सीट है, कोई ये नहीं था कि लेकिन यहां पे एआईएमआईएम ने करीब 11-12 हज़ार वोट, जो विक्ट्री मार्जिन है उतने के बराबर वोट एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने यहां मिला है। ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो यहां आके लड़ी है और उसने वो वोट, जो एआईएमआईएम का कैंडिडेट होगा आप समझ सकते हैं, वो तो प्राइमरली मुस्लिम वोट काटा है, जो आरजेडी के साथ या गठबंधन के साथ रहता वो वहां से हारे हैं। बिहार की फिर एक सीट है मुकामा। मुकामा में अनंत कुमार सिंह ताकतवर और बाहुबली जिसको कहते हैं उस तरह के विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही थी। अब अनंत कुमार सिंह साहब जिस भी पार्टी में रहेंगे, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, जनरली वो पार्टी जीतते, वो व्यक्ति की जीत होती है, और वो यहाँ से उन्होंने अपनी पत्नी भी उनकी फिर से विधायक बन के आरजेडी के टिकट पे आ गई हैं। तो इसको ना किसी की हार ना किसी की जीत, ये व्यक्तिगत है। जैसे मैं आदमपुर भजनलाल की सीट की बात कर रहा हूँ, वो उनके व्यक्तिगत परिवार की सीट है, उसी तरह से ये भी उस व्यक्तिगत व्यक्ति की सीट है। इसमें पार्टी का ना जीतने और हारने में कोई मुझे ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं समझ में आ रहा है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट से ऋतुजा लटके जी जो हैं वो जीत गई हैं। आपको पता ही है कि पहले बीजेपी वहाँ से कैंडिडेट भी दी थी और ऋतुजा लटके जी के अगेंस्ट भ्रष्टाचार का क्या क्या मामला जांच हो इसकी भी मांग कर रही थी। फिर एकदम से उनका ज्ञान खुला और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ से कोई अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, और ऋतुजा लटके वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। 7वीं और अंतिम सीट तेलंगाना की है। तेलंगाना में मुनु गोडले से, जो अब टीआरएस का नाम अब उन्होंने करके बीआरएस कर दिया, भारत कर दिया है तेलंगाना की जगह, लेकिन अभी भी टीआरएस जनरल भाषा में केसीआर की पार्टी को बोला जा रहा है, वो जीत गए। तो मतलब टीआरएस वहां से जीती है। और ये ओरिजिनल, ये इलेक्शन क्यों हुआ, ओरिजिनली जो कांग्रेस के विधायक थे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए थे, और बीजेपी में जाके वो बीजेपी के टिकट से ये मुनु गोडले वाली सीट लड़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये टेक्निकली ये सीट वो हारे हैं, क्योंकि भाई ये भी व्यक्ति विशेष वाली थी। तो ये जब कांग्रेस में था तो जीत गए, जब ये बीजेपी में आए तो ये सीट हार गए। तो मैं इसको ये मान रहा हूं कि ये तो बीजेपी की वजह से हारे ना, क्योंकि अगर बीजेपी का वहां कुछ और थोड़ा सा भी वोट इनको मिल जाता तो इनको जीत जाना चाहिए था। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, ओवैसी साहब जाके गोपालगंज बिहार में तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो गृह राज्य है वहां पे 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर, मतलब 100-150 किलोमीटर दूर पे जो चुनाव हो रहा है बाई इलेक्शन, वहां पे एआईएमआईएम का कोई आदमी खड़ा नहीं हो रहा है। इससे भी बहुत चीजें सिग्नल और बहुत सी चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि ओवैसी साहब की क्या पॉलिटिक्स है और किसके उनके कैंडिडेट के खड़े होने से
किस पार्टी का लाभ होता है और किस पार्टी का नुकसान होता है, ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। अब एक पार्टी जिसके खड़े होने से अगर बीजेपी का फायदा हो रहा है तो उसको चाहे बीजेपी की बी पार्टी बोलिए, बीजेपी की पिट्ठू बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि ये एक्सपेरिमेंट कई बार हो चुका है। लेकिन अगर उनके AIMIM के खड़े होने से बीजेपी के कैंडिडेट को जीतने में आसानी है तो ये मानी हुई बात है कि लोग ये कहेंगे कि ये उनसे मिल के लड़ रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। इस बीच एक अजीब सी खबर ये आई है कि यूपी के मैनपुरी में जहां मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी वहां का बाई इलेक्शन और आजम खान साहब जिनकी अभी सदस्यता 4, 6, 8, 10 दिन पहले गई है, उसके बाई इलेक्शन 3 दिसंबर को अनाउंस हो गए हैं। अब ये दोनों इलेक्शन अनाउंस हैं, लेकिन एक और सज्जन जिनका जब आजम खान की सदस्यता गई तो ये पूछा गया कि उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही, जबकि वो उससे पहले कोर्ट ने उनको सजा सुना दी थी। खतौली से विधायक हैं विक्रम सैनी जी, उनकी सदस्यता क्यों नहीं गई? जयंत चौधरी ने इसको चिट्ठी लिख के पूछा तो उनकी सदस्यता भी फिर गई। लेकिन अगर बाई इलेक्शन वहां हो रहा है तो यहां बाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तो वही ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को अगर कराना था तो भाई इसका भी करा देते, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थोड़े कम होते, आपकी वो होता। लेकिन यहाँ पे चुनाव 2 दिन के अंतर पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव यहाँ पे हो रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि इस जो 2 महत्वपूर्ण चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इस पे इस बाई इलेक्शन का कोई असर पड़ता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इस बाई इलेक्शन का कोई भी असर इन दोनों चुनावों में पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव तो अलग अलग मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं। आगे ये बाई इलेक्शन जो मैनपुरी का है वो भी इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि सपा की ओर से कौन उतारा जाता है। बीजेपी ने ऑलरेडी वहाँ से प्रचार करना शुरू कर दिया है, ये भी देखने वाली बात होगी। और रामपुर भी इलेक्शन देखने वाला होगा, क्योंकि वहाँ आजम खान की सदस्यता गई है तो वो कौन लड़ रहा है वहाँ से और उसकी क्या वो जीतता है हारता है, वो भी बहुत सी चीज़ें यूपी पॉलिटिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।